Hi, this is your Jiten sir. Hello friends, welcome to JPY Golden Study. फ्रेंड्स एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एवं मेरे भाई एवं बहनों, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग स्वदेशी शीर्षक पढ़ेंगे, यानी कि काव्य खंड पाठ 4 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए प्रेमघन जी के बारे में दो शब्द यानी कुछ जानते हैं, और इसके बाद हम लोग इस वीडियो में मेन क्वेश्चंस हैं वही बताने वाले हैं, जो कि एग्जाम्स में आप बनाना चाहते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। तो किस प्रकार के वाक्य आप बनाएंगे, किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप जो है हमेशा याद रख सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे आने वाली वीडियो के लिए। तो हिंदी वर्ग 10वीं से चलिए जानते हैं प्रेमघन जी के बारे में। सबसे पहले प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। अब यहाँ पर शब्द आया भारतेंदु, आगे आपको हम बताएंगे कि यह क्या होता है। उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ। पूछ देगा आपको कि प्रेमघन जी का जन्म कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। कब? 1855 में। कब? 1855 में हुआ। और निधन 1922 में। निधन 1922 में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है वस्तुनिष्ठ में। तो एक बार वीडियो को आप देख लें, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो सकता है। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे काव्य यानी जो कविता रचना करते हैं वो है काव्य, है ना। जो कविता खंड है वो क्या है? काव्य। और जीवन दोनों क्षेत्रों में, यानी काव्य यानी कवितावली और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आइडियल मानते थे। कौन? प्रेमघन जी। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत सजा करके गद्य लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने 1874 में मिर्जापुर यूपी में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ रहा है, उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस नाम से संग्रहित हैं। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। प्रेमघन जी क्या क्या थे? निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं, ड्रामा हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। उन्होंने जीर्ण जनपद, पूछ देगा आपको, जीर्ण जनपद किसने लिखा? तो प्रेमघन जी ने काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का, गांव के जो जीवन है उसका यथार्थवादी यानी सही सही चित्रण है, उन्होंने किया है। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रजभाषा और अवधि में की। ब्रजभाषा और अवधि में की, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखलाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा
सामंतवाद का विरोध किया। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। तो दोस्तों, इस वीडियोज़ में हम आपको फुल डिटेल्स नहीं बताएंगे, हम उन चीज़ों को बताएंगे जो आपके नज़र से कहीं न कहीं दूर हो जाते हैं। हो सकता है आप स्कूल में, ट्यूशन में कहीं पढ़े होंगे इस अध्याय को, इस पाठ को, इस लेसन को, लेकिन हम आपको इसका जो मेन उद्देश्य है बताने का इस वीडियो का, वो बताऊंगा। क्या है कि किन किन बातों पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और किन किन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें, वही बताने वाले हैं। ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन ज्ञान से भरपूर है। काव्य खंड पाठ 4 शीर्षक स्वदेशी। कवि बद्री नारायण, यहाँ ना पे पॉइंट है नारायण। चौधरी प्रेमघन। ठीक है, क्या लिखा है? VVI क्वेश्चंस के आंसर। तो चुने गए क्वेश्चन हैं, इन्हें आप समझें और ध्यान से देखें वीडियो को। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस काल के कवि थे? पूछ लेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। तो आंसर देना है भारतेंदु काल के। अब ये नया शब्द शुरू में ही था, भारतेंदु यहाँ भी है। क्या है चलिए जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बहुत बड़े विद्वान को, हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध विद्वान, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की चर्चा है। क्या लिखा है? हिंदी साहित्य, हिंदी विषय है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल यानी वर्तमान जो समय है कि प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा यानी नाम दी गई है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। अब जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की कविता काल 1850 से 1900 के बीच, 1850 से 1900 ईस्वी के बीच का जो समय है वही है भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की कविता यानी भारतेंदु युग। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? तो सरल शब्दों में, सरल वाक्यों में उत्तर को समझते हैं ताकि आप परीक्षा में लिख पाए। इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाई जा रही है। आंसर, भारत के लोगों का स्वभाव, नेचर, रीति रिवाज, लगाव सब अंग्रेजी जैसा हो गया है। भारत के जो लोग हैं उनका स्वभाव, रीति रिवाज, लगाव सब अंग्रेजी जैसा हो गया है। हिंदू हो या मुसलमान सभी अंग्रेज जैसे दिखाई पड़ते हैं। क्यों? विदेशी पढ़ाई, विदेशी बुद्धि, विदेशी चाल चलन ही सर्वत्र सभी जगह दिखाई पड़ता है। देखिए क्या लिखा है, विदेशी पढ़ाई, बुद्धि, चाल चलन ही सर्वत्र दिखाई पड़ता है। बाजार में, मार्केट में भी सब जगह विदेशी वस्तु ही पसरे दिखते हैं, ऐसा लगता है। इस प्रकार कवि को भारत में भारतीयता कहीं दिखाई नहीं पड़ती। कितना सरल उत्तर है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे आप समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। तीसरा प्रश्न लिए हैं, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? उत्तर है, उत्तर भारत में है ना, उत्तर है
भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है, भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है। अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी बोलचाल को अपनाना विकास मानते हैं। हिंदुस्तान की नाम लेने में संकोच करते हैं, लज्जा महसूस होती है। झूठी प्रशंसा करते हुए फूले नहीं समाते। खूब मजा आता है झूठी प्रशंसा करने में। ऐसा वर्ग देश को पुनः अप्रोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी दासता के बंधन में बांधने को तत्पर हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, दोबारा से सुनते हैं उत्तर। भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है। अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी बोलचाल को अपनाना विकास मानते हैं। हिंदुस्तान की नाम लेने में संकोच करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हुए फूले नहीं समाते, यानी काफी हर्षित होते हैं। ऐसा वर्ग देश को पुनः अप्रोक्ष रूप से विदेशी दासता के बंधन में बांधने को तत्पर हो रहा है। अगला प्रश्न, नेताओं के बारे में देखिए, देश के जो नेता हैं, नेताओं के बारे में, लीडर्स के बारे में कवि की क्या राय है तो जान लीजिए। उत्तर, जिन नेताओं में स्वदेशी भावना रची बसी नहीं है उनसे देश सेवा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? कल्पना या उम्मीद कहिए कैसे की जा सकती है? इन्हें भारतीय ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है, तो फिर ये लोग देश की बागडोर कैसे संभाल पाएंगे? बताइए। जिन नेताओं में, लीडर्स में स्वदेशी अपने देश की जो भावना है वो रची बसी नहीं है, उनमें नहीं बची है, उनसे देश सेवा, देश की भलाई की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? इन्हें भारतीय ढीली ढाली जो धोती है वो नहीं संभलती हैं, तो फिर ये लोग देश की बागडोर कैसे संभाल पाएंगे? बताइए। आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? चुने गए प्रश्न है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम सीरियली बता रहे हैं आपको। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों, और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। उत्तर, हालांकि आप इस पाठ का अध्ययन किए होंगे लेकिन अपने शब्दों में उत्तर लिखने में संकोच करते हैं, तो इस वीडियो से आप निसंदेह लिख सकते हैं। कवि ने भारतीय उन लोगों को डफाली कहा है जो गुलामी करके ही जीना चाहते, जो अपने स्वदेशी वस्तुओं की झूठी प्रशंसा करते हैं, जो डफाली की तरह राग अलाप रहे हैं। जैसे संगीत में होता है, हारमोनियम में कोई गाना है, उसमें राग ले रहे हैं, अलाप ले रहे हैं, उसी तरह हैं डफाली की तरह राग अलाप रहे हैं। पश्चात जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी विदेशी एवं अंग्रेजी की गाथा गा रहे हैं। बताइए, ऐसे लोग कवि ने भारत में रहने वाले उन लोगों को डफाली कहा है जो गुलामी करके ही जीना चाहते हैं, जो अपने स्वदेशी वस्तुओं की झूठी प्रशंसा करते हैं, जो डफाली की तरह राग अलाप रहे हैं, पश्चात की विदेशी एवं अंग्रेजी की गाथा गा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियोस में जितने भी बिंदुएं, जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हो और हमें आप प्रोत्साहित करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।